हेलो बच्चों। लोकस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कर्व डिफाइन किए गए हैं। मैंने लोकस से पूछा कि तू कौन है। लोकस ने कहा मैं तो एक मूविंग पॉइंट हूं यारो। मैं तो एक मूविंग पॉइंट हूं यारो। मूविंग पॉइंट हूं यारो। लोकस एक मूविंग पॉइंट है। इसका ना तो कोई घर है ना कोई ठिकाना। इसे तो बस चलते जाना है, चलते जाना। तो लोकस क्या है, डिटेल में टेक्निकलिटी के साथ बताऊंगा। एक मोटे तौर पे बात करें तो लोकस एक मूविंग पॉइंट है यारो। इसका ना तो कोई घर है ना कोई ठिकाना। इसे तो बस चलते जाना है, चलते जाना। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। चलिए आज हम शुरू करते हैं यार लोकस के साथ। मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं तुमको लोकस सिखाऊं। जब से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको पढ़ाया है तब से मैं सोच रहा था कि तुमको लोकस पढ़ा दिया जाए जल्दी से जल्दी, मगर आज मौका लगा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी कर्व हो, उसको जब डिफाइन करना होता है तो लोकस की मदद से उसको डिफाइन किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसे किया जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं। सारी बातें तुमको समझ आने वाली हैं। तो लोकस क्या है? लोकस तो एक मूविंग पॉइंट है यारो, जिसका ना कोई घर है ना कोई ठिकाना। तो आइए यार लोकस समझते हैं। ठीक है, लोकस को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। ध्यान से सुनो। एक लगा ली मैंने एक्स एक्सिस, हमारी अपनी एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, मेरे दोस्त की वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे मैंने दो फिक्स्ड पॉइंट लगा लिए। दो फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट यहां पे है, पॉइंट ए 1,4। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने लगा लिया यहां पे 5,4। इस बिंदु का नाम ए है और इस बिंदु का नाम है बी। ए एंड बी दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। आपको बता दूं कि मैं आपको लोकस कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने प्रयास में सफल हो जाऊंगा। तुम समझने का प्रयास करो, तुमको भी अपने प्रयास में सफल होना है। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, दो फिक्स्ड पॉइंट है। मुझको एक ऐसा पॉइंट पी चाहिए। मुझको एक ऐसा पॉइंट पी चाहिए। यहां पे टास्क क्या है देखना। मुझको एक ऐसा पॉइंट पी चाहिए। एक ऐसा पॉइंट पी चाहिए सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी हो जाए। मुझको एक ऐसा पॉइंट पी बता दो जिसका ए से डिस्टेंस पी ए और पी का बी से डिस्टेंस पी बी इक्वल हो। पी ए और पी बी क्या हो? इक्वल हो। तो सोचिए जरा दोस्तों कि ऐसा पॉइंट पी कहां मिलेगा। ऐसा पॉइंट पी कहां मिलेगा जिसका ए और बी से डिस्टेंस इक्वल हो। तो लोग कहेंगे ऐसा पॉइंट तो ए और बी के बीच में मिलेगा। यहां पे अगर P होगा तो P का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस
इक्वल होगा। मगर मेरा आपसे ये सवाल है, क्या सिर्फ अकेला ये पॉइंट P ही ऐसा है जिसका A और B से डिस्टेंस बराबर है? क्या अकेला है ये पॉइंट? नहीं, बहुत सारी और भी लोकेशंस ऐसी हैं, जैसे कि ये वाली लोकेशन आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर मिलेंगे आपको। इस प्रकार से इसके ऊपर आप कोई दूसरी लोकेशन भी ले लोगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल है दोस्तों। इसके ऊपर ये वाली लोकेशन देखोगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब पॉइंट P कई जगहों पे हो सकता है। इसका मतलब पॉइंट P जो है, देखिए बहुत सारी जगह मैंने बना दी। यहां पे बात समझनी होगी। यहां पे देखिए बराबर थे, ये देखिए बराबर हैं, ये देखिए ये बराबर थे, ठीक है ना, क्या थे? बराबर थे। तो यहां पे बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं, है ना, बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं कि PA और PB बराबर मिल जाए। आपको डिटेल में बता देता हूं मैं, देखिए जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें आप, है ना। A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, A और B से इक्वल डिस्टेंस पे ये एक लाइन ले ली मैंने, यहां पे ये एक लाइन ले ली मैंने। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट P ले लो आप, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट P ले लो, PA और PB जो है वो क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। PA एंड PB विल बी इक्वल। कहीं पे भी ले लीजिए आप, PA और PB क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे, ठीक है ना, है ना। ये लाइन कैसी लाइन है? ये AB को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये AB को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AB को ज्वाइन करने वाला जो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट से भरा हुआ है, ऐसे पॉइंट से भरा हुआ है जहां पे कोई भी पॉइंट आप इसके ऊपर पिक कर लोगे तो PA और PB जो है बराबर मिलेगा। तो मेरा जो टास्क था वो ये था कि मुझको एक ऐसा पॉइंट P चाहिए सच दैट PA और PB क्या हो? PA और PB बराबर हो, है ना, PA और PB क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा पॉइंट एक नहीं है, ऐसा पॉइंट एक नहीं है, ऐसे तो हजारों पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स यहां पे हैं, वो पॉइंट्स यहां पे हैं। उन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ज्वाइन कर दें तो एक कर्व बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। तो यहां पे जो P है, यहां पे जो P है ये एक नहीं अनेकों पॉइंट्स हैं। उन अनेकों पॉइंट्स ने जो कर्व ट्रेस किया है वो हमारा लोकस होगा। तो लोकस एक पाथ होता है, लोकस इज अ पाथ। कौन ट्रेस करता है उसको? पॉइंट्स ट्रेस करते हैं, या यूं कहें एक पॉइंट ट्रेस करता है। लोकस एक पाथ होता है जिसको एक पॉइंट ट्रेस करता है। क्यों ट्रेस करता है? क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर एक कंडीशन लगी होती है। यहां पे क्या कंडीशन लगी है? यहां कंडीशन लगी है कि P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस इक्वल हो, ऐसे कंडीशन के अकॉर्डिंग P पॉइंट अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद हो सकता है और P पॉइंट्स की सारी लोकेशंस जो हैं उनको मिला दिया जाए तो एक पाथ बनता है। और वो पाथ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक बड़ी खास स्ट्रेट लाइन होगा। AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो लोकस ऑफ पॉइंट P, locus of point P is a line, एक लाइन है। कैसी लाइन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। बात समझ में आई क्या आपको?
आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। और इस लोकस की ना, लोकस एक पाथ होता है, कर्व होता है, और हर कर्व की इक्वेशन होती है। तो हर लोकस की एक इक्वेशन होती है दोस्तों, है ना। तो इस वाले लोकस की क्या इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो ये 1,4 है, ये 5,4 है ना। तो ये जो होगा ना, ये वाला बिंदु होगा 3,4, क्या हुआ 3,4। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x = 3, क्या होगी x = 3, है ना। इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x = 3, क्या होगी x = 3, करेक्ट है ना। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन x = 3 होगी, ठीक है ना। 1 से 2 आगे 3, 3 से 2 आगे 5, करेक्ट है। इसकी इक्वेशन होगी x = 3, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। इसकी इक्वेशन होगी x = 3, करेक्ट है। तो समझ में आ गया। लोकस जो है एक पाथ ट्रेस्ड होता है बाय अ पॉइंट, पॉइंट पे कंडीशन लगी होती है, इसलिए वो एक पाथ ट्रेस करता है। और लोकस की एक इक्वेशन हमेशा कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि लोकस एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन तो होती है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग सिचुएशन में हम लोकस निकालते हैं और लोकस और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लोकस की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें हम, यहाँ पे एक बेहतरीन डेफिनेशन लोकस की अगर लिखना चाहें, तो अगर मैं आपसे पूछूं लोकस क्या है, तो लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड, लोकस क्या है, लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड, लोकस इज अ पाथ, लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, है ना। लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट which moves according to a given condition, according to a given mathematical condition or a given condition, ठीक है ना। कोई मैथमेटिकल कंडीशन है ना दी होगी, और उसके हिसाब से लोकस जो है वो, उसके हिसाब से एक पॉइंट जो P है वो मूव करता होगा, है ना। और उसने मूव करके जो पाथ बनाया है वो हो जाएगा लोकस, करेक्ट है, राइट। सो यार लोकस की डेफिनेशन एकदम क्लियर है ना, फिर से रीड कर दूं। लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड, है ना, पाथ ट्रेस्ड होता है बाय अ पॉइंट, है ना। एक पॉइंट पाथ ट्रेस करता है, क्यों करता है, क्योंकि उस पॉइंट P को बोला गया है पाथ ट्रेस करने के लिए। किसने बोला, एक कंडीशन जो दी हुई होती है उस कंडीशन ने बोला, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको अगर बोलूं, मैं क्वेश्चन आपको बोलूं ना, ध्यान सुना, ये क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन में मैं आपको ये भी समझाऊंगा लोकस निकालते कैसे हैं, रूल्स क्या हैं लोकस निकालने के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है ना, पॉइंट P एक वेरिएबल पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट नहीं है, ये एक वेरिएबल पॉइंट है, इसलिए ये पाथ ट्रेस करता है, ठीक है। फाइंड द लोकस, अरे भाई फोकस करो भाई, लोकस समझ रहे हैं अपन, ध्यान से देखिए। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P which is at a distance of 2 units, from the point -1, 2, ठीक है। एक ऐसे पॉइंट P का लोकस बताइए जो 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हो फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट -1, 2, है ना। पहले तो बात को समझने का प्रयास करते हैं यार, पहले जो बात बोली गई है इसको समझने का प्रयास करते हैं। -1, 2 एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पे है ना। -1, 2 से 2 यूनिट्स की दूरी पे, है ना, 2 यूनिट्स की दूरी पे, है ना, ये 2 यूनिट्स की दूरी पे कितने पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे यार। कहां कहां पे होंगे, सर्कल में होंगे। एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, ये एकदम कंफर्म है कि वो कहां पे होते हैं, सर्कल पे होते हैं। तो ये बना दिया मैंने सर्कल। तो यहां पे जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट थी
वो पॉइंट P यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे वेरिएबल पॉइंट है ना P, कहीं पे भी हो सकता है, तो पॉइंट P जो पाथ ट्रेस करेगा इस केस में वो क्या होगा, सर्कल होगा। तो आपको बता दूं, लोकस ऑफ पॉइंट P इज अ सर्कल, लोकस ऑफ पॉइंट P इज अ सर्कल। लिख दूं ये बात यहां पे, लोकस ऑफ पॉइंट P, ये बोला था कि पॉइंट P का लोकस फाइंड आउट करो, तो लोकस बता तो हमने दिया कि सर्कल है, पॉइंट P इस केस में सर्कल ट्रेस करेगा, ये तो समझ में आ गया, पॉइंट P का लोकस सर्कल है, मगर उस लोकस की, उस सर्कल की इक्वेशन निकालना अभी बाकी है मेरे दोस्तों, इक्वेशन निकालना भी बाकी है। तो लोकस ऑफ पॉइंट P इज अ सर्कल, पॉइंट P का लोकस क्या है, सर्कल है। अब सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाली जाए वो भी बताता हूं। जब कभी भी इक्वेशन निकालनी हो ना लोकस की, तो यार कुछ स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो लोकस की इक्वेशन निकाल लिया करोगे। क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स टू फाइंड लोकस। मैं साथ के साथ आपको स्टेप्स भी बता देता हूं और साथ के साथ मैं आपको इस लोकस की इक्वेशन भी समझा दूंगा। ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप है ना, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, assume the point P, assume the point P as P H कोमा के, कोऑर्डिनेट्स जो है ना उसके H कोमा के अज्यूम कर लो आप। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, apply the given mathematical condition, है ना। जो गिवन कंडीशन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अप्लाई कर दो। गिवन कंडीशन क्या है ना। अच्छा, ये पॉइंट P मैंने कितना मान लिया, ये H कोमा K मान लिया, ठीक है। गिवन कंडीशन ये है कि पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P, इसकी ये जो फिक्स पॉइंट है, इससे जो डिस्टेंस है, इसका पॉइंट P से जो डिस्टेंस है ना, इसका पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 2 यूनिट्स, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि P का, ये A ले लेते हैं, P की A से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 यूनिट्स है। ये गिवन कंडीशन है, पॉइंट P इसी कंडीशन के ऊपर तो घूम रहा है, ठीक है। तो P का A से डिस्टेंस कितना हो गया, h+1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 2। ये हमने गिवन मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है। अब अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो इधर तो 4 हो गया, और यहाँ पे h+1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो गया, h² + 2h+1 k² + 4 - 4k, k² + 4 - 4k, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यार ये हो गया h² + k² + 2h - 4k + 1 = 0, है ना। अप्लाई द गिवन मैथमेटिकल कंडीशन, हमने मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई कर दी। उसके बाद स्टेप नंबर 3, इसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में ये होता है कि अगर कोई पैरामीटर इन्वॉल्व हो, कोई दूसरा वेरिएबल हो, तो उसको एलिमिनेट कर दें। h, k के अलावा कोई और इसके अंदर वेरिएबल होता ना, तो वो हमें एलिमिनेट करना होता है, वो नहीं है तो यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप ये होता है, एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी। अगर कोई वेरिएबल है तो उसको एलिमिनेट कर दें, इस केस में कोई वेरिएबल नहीं है तो यार एलिमिनेशन की जरूरत ही नहीं है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है, रिप्लेस कर दें आप h की जगह पे x और k की जगह पे y। आप h की जगह पे x को रिप्लेस कर दें, k की जगह पे y को रिप्लेस कर दें, एंड गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस, और लोकस की आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। एंड गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, एंड गेट
द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस, लोकस की आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो h की जगह x डालेंगे तो क्या हो गया x स्क्वायर, k की जगह y डालेंगे तो y स्क्वायर हो गया, h की जगह x डाल दें, k की जगह y डाल दें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस, ये लोकस की रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। क्लियर है ना? आई होप एकदम क्लियर होगा। तो ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ये हमारा लोकस है, और इस सर्कल की इक्वेशन निकाल दी यार मैंने, है ना, ये इसी सर्कल की इक्वेशन है, ये बात आपको समझनी होगी। क्या निकाल दी मैंने? इस सर्कल की इक्वेशन निकाल दी। कितनी आई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप एकदम क्लैरिटी के साथ, है ना, समझ में आया होगा बात। यार देखो मैथ्स में क्या होता है, थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, कैलकुलेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। मैथ्स इज सब्जेक्ट ऑफ क्लैरिटी, है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, नीट एंड क्लीन। भन्नाट तरीके से लोग का समझ में आ गया तो मुझे बता दें एक बार, ठीक है। एक और सवाल में आपको आनंद आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। पहले ये देखें क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपको सिचुएशन बताता हूँ, फिर क्वेश्चन बता दूंगा, फिर हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसे ना दो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्सिस हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है अपनी, ठीक है। एक रोड है ना, 5 यूनिट लेंथ की एक रोड है, रोड ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स। आपको बता दूं 5 यूनिट लेंथ की रोड है, ठीक है, यूं करके, यूं रिजिड बॉडी होती है ना, हाँ 5 यूनिट लेंथ की, है ना। फिजिक्स का प्रॉब्लम लगेगा आपको ये। 5 यूनिट्स लेंथ की एक रोड है, ठीक है। और ये जो रोड है ये स्लाइड कर रही है, इसका ये वाला जो कोना है ये यूं एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रहा है, ये कॉर्नर वाई एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरीके से स्लाइड कर रहा है ना, ये यूं स्लाइड कर रही है। तो इस रोड का जो मिड पॉइंट है, इस रोड का जो मिड पॉइंट है यार, ये भी मूव करेगा। अगर ये रोड स्लाइड करेगी तो मिड पॉइंट मूव करेगा, मिड पॉइंट मूव करेगा तो एक पाथ ट्रेस होगा, वो पाथ ट्रेस क्या होगा बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है, अ रोड ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स is sliding along coordinate axis as shown in the diagram, ठीक है। find the locus of the midpoint of the road, find the locus of the midpoint of the road, रोड का जो मिड पॉइंट है आप उसका लोकस बता दें। रोड का जो मिड पॉइंट है आप उसका लोकस बता दें। चलिए जी अभी बताते हैं। क्वेश्चन आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा तुमको, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। रोड है 5 यूनिट्स लेंथ है उसकी, उसका मिड पॉइंट जो है उसका लोकस बता दें। अगर वो रोड स्लाइड करे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, ठीक है। फील करो सवाल को ना, ऐसे फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो यार जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो ना, उस पॉइंट को सबसे पहले क्या करते हैं, h, k मान लेते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं इस वाले पॉइंट को पॉइंट P का नाम दे देता हूँ और इसको h, k मान लेता हूँ। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट बी पी एच कोमा के। जिस पॉइंट का भी लोकस निकालना हो उसको h, k मान लीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, अप्लाई द गिवन मैथमेटिकल कंडीशन, ठीक है। अब मैथमेटिकल कंडीशन तो यार ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। इसको यहां बना देता हूं मैं, ये यूं स्लाइड कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूं a, 0, ठीक है। और ये वाला जो है न्यू स्लाइड कर रहा है तो इसको मान लेता हूँ 0, b मान लेता हूँ, ठीक है। तो a और b जो है ना यार, ये अननोन्स हैं, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए। ये वाला
एंड है इसको a,0 मान लो, ठीक है, और ये वाले एंड को क्या मान लिया, 0,b। तो अगर ये मिड पॉइंट है h, तो a प्लस 0/2 इसको h के इक्वल होना चाहिए, और b प्लस 0/2 इसको k के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें समझ में आ गया कि जो a है मेरा ये 2h है, ठीक है जी, और जो b है वो है 2k, b कितना है 2k, ठीक है। ऑल्सो ध्यान से देखना, ये मैंने क्या किया, जो मैथमेटिकल कंडीशंस है वो अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये बताओ कि यार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 का स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो ऑल्सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 स्क्वायर दैट इज 25 के इक्वल, ठीक है। तो मैथमेटिकल कंडीशंस अप्लाई कर दी। मैथमेटिकल कंडीशंस क्या है, रोड की लेंथ 5 यूनिट है, तो यार ये कंडीशन अप्लाई कर दी, मिड पॉइंट है इसका और इसका, ये कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप देखिए क्या था, एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी। वेरिएबल्स कौन है यहाँ पे, a और b हैं, फालतू के वेरिएबल्स हैं, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो a की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे डाल दें आप, a की वैल्यू को यहाँ पे डाल दें, और b की वैल्यू को आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। a की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर, b की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 25/4 आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4 होता ना, नीचे बाय 4 हो गया। और आखिर का स्टेप क्या होता है, h की जगह x को रिप्लेस कर दें और k की जगह y को रिप्लेस कर दें। h की जगह आप x को रिप्लेस करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, k की जगह y को रिप्लेस करेंगे तो y स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 25/4। ये देख लें, आपको बता दूं कि जब ये रोड स्लाइड करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, इसके कॉर्नर स्लाइड करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, ये सर्कल में एक सर्कल बनता है, उस सर्कल में ये स्लाइड कर, सर्कल में ये मूव करता है, ठीक है ना, सर्कल में मूव करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लोकस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो यार लोकस में देखिए कई सारी चीजें मैंने बता दी आपको, लोकस निकालना कैसे है, लोकस होता क्या है ना, स्टेप्स क्या है लोकस फाइंड आउट करने के, सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको लोकस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई होगी। फर्दर जो चैप्टर्स हैं, सर्कल आपको सिखाऊंगा, पैराबोला आपको सिखाऊंगा, एलिप्स आपको सिखाऊंगा, हाइपरबोला आपको सिखाऊंगा। तो इन सारे ही चैप्टर्स में क्या डेफिनेशन होती है इन कर्व की, लोकस का इस्तेमाल करके इनको डिफाइन करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर सर्कल पे होने वाला है उसमें लोकस का इस्तेमाल करके, लोकस का यूज करके हम इन कर्व को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और एक और छोटी बात बता दूं आपको कई लोग गाने का पूछ रहे हैं, कल या परसों में लॉन्च हो जाएगा, एक दिन का और आप वक्त दीजिए, एकदम डांस के साथ लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि तो सब जानते हैं वक्त तो कम है, ठीक है ना। सिलेबस अपना कितना लेट शुरू हुआ, साल जब निकलने वाला था तब अपन ने पेस बैच शुरू किया था, है ना, बट अपन ने खींच दिया कैसे तैसे करके, है ना, मेहनत करके। तो ये जो चैप्टर्स मैं करवाऊंगा ना, इनका सारे चैप्टर्स का सिर्फ पार्ट 1 करवाऊंगा मैं। पार्ट 1 बोले तो स्कूल लेवल एंड बेसिक जेई लेवल, स्कूल लेवल एंड बेसिक जेई लेवल। हार्ड जेई लेवल जो होता है वो पूरा कोर्स करने के बाद फिर करवाऊंगा, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई टाइम का भी तो अपने को ध्यान रखना है ना यार। कई सारे लोगों के कमेंट्स थे तो उनका जवाब दे रहा हूं मैं। स्ट्रेट लाइन में भी मैंने बेसिक लेवल, जेई मेन लेवल तो करवा ही दिया है, मतलब जेई मेन का सवाल कर सकते हो सोल्व अगर आपको उतना स्ट्रेट लाइन आता है तो। पेयर ऑफ लाइन, होमोजेनाइजेशन, बहुत कुछ और भी होता है, वो एडवांस लेवल है, वो यार सिलेबस फिनिश होने के बाद करवाएंगे। टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो हमें सबसे पहले सारे चैप्टर्स के कम से कम फंडामेंटल्स तो कम से कम आने चाहिए, उसके बाद फिर ग्रूमिंग कर लेंगे,
समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहले फंडामेंटली सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बहुत सारे चैप्टर्स में तो मैंने आपको डिटेल में ही बहुत कुछ करवाया है, ठीक है, मगर इन चैप्टर्स की स्पेशली बात कर रहा हूं मैं। इन चैप्टर्स में एक बार हमारे फंडामेंटल अच्छे स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद एडवांस लेवल की बात करेंगे, ठीक है। तो यार इस बात में आप ध्यान रखें कि हमारे पास टाइम लिमिट है, तो सबसे पहले बेसिक्स, और बेसिक्स से भी और आगे की चीजें सारी क्लैरिटी के साथ वो समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। बाकी चीजें फिर उसके बाद करवाऊंगा, बाकी चीजें तो बहुत सारी चीज फिर आप भी पकड़ना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो इनका जो है ना, इनका पहले फंडामेंटल पार्ट कवर करेंगे अपन, वो कवर करने के बाद फिर एडवांस वाली कहानी पे अपन सिलेबस फिनिश करने के बाद जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी आज के लेक्चर की। और जैसा कि हम हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराना हमारी पहचान है, दूसरों को हंसाना और हंसना हमारी पहचान है। तो आज के लेक्चर में अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।